हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं मंजीत सिंह, योर फिजिक्स मेंटर। और हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप जेके बोर्ड से हैं या फिर सीबीएसई बोर्ड से हैं, और एट द सेम टाइम अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन के साथ साथ अगर आप सीयूटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर नीट की और जेडब्ल्यू मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम ये कंप्लीट सीरीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इस पूरी सीरीज में हम पूरी थॉरली डिस्कशन करेंगे, अपने टॉपिक वाइज जो है अपने हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए सीयूटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, नीट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जेडब्ल्यू मेंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये तीनों सेगमेंट मैंने एक साथ इसलिए रखा है क्योंकि एनटीए ही तीनों एग्जाम कंडक्ट करवाता है विद स्लाइट डिफरेंस, जो है लेवल ऑफ डिफरेंस। जो ये क्वेश्चन है ये डिजाइन होते हैं अलग अलग एग्जाम के लिए, सिर्फ नेचर डिफरेंट है हर एक एग्जाम का। और एट द सेम टाइम सीयूटी 2023 से को भी जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं तो वो भी वीडियो देख सकते हैं, उनको काफी हेल्पफुल होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज के साथ। जैसे मास जो है एक मैटर की प्रॉपर्टी है, वैसे ही ये देखा गया कि एक और फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड दिस इज आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सबसे पहले कैसे पता चला और क्या प्रॉपर्टी है उसको एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं कि मतलब अराउंड 100-200 ईयर्स पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ, और एक्सपेरिमेंट में किया गया दो हूबहू दिखने वाली, एकदम सेम दिखने वाली दो रॉड्स ली गई। जैसे एक सबसे पहले रॉड ली गई ग्लास की, ठीक है, और दूसरी रॉड ली गई, बोलो बेटा किसकी, प्लास्टिक रॉड कंसीडर की। और हमने क्या किया, ग्लास रॉड को यहां पे रब किया, किसके साथ, हमने ग्लास रॉड को रब किया सिल्क के साथ, और प्लास्टिक रॉड को यहां पे हमने रब किया किसके साथ, फर के साथ। यहां पे हमने प्लास्टिक रॉड को रब किया। अब जब रब किया हमने और इन रॉड्स को इस तरह से हमने हैंग कर दिया, कैसे हमने हैंग किया, जैसे ऐसे समझ लो कि ये प्लास्टिक रॉड है, ये ग्लास रॉड है, एक इंसुलेटेड थ्रेड के साथ हमने दोनों को हैंग कर दिया। तो पहले केस में प्लास्टिक और प्लास्टिक रॉड ली, दूसरे केस में ग्लास और ग्लास रॉड ली, तीसरे केस में प्लास्टिक रॉड ली और एक ग्लास रॉड। अब ये एक्सपेरिमेंट हुआ और इसकी एक ऑब्जर्वेशन देखी गई। ऑब्जर्वेशन क्या देखा गया कि जब ग्लास और ग्लास रॉड को साथ में ऐसे हैंग किया गया तो हमने देखा कि ग्लास रॉड और ग्लास रॉड आपस में रिपल्शन शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं, रिपल्शन शो कर रहे हैं। प्लास्टिक रॉड और प्लास्टिक रॉड भी जब इनको दोनों को साथ में हैंग किया गया तो देखा गया कि दोनों जो है रिपल्शन शो कर रहे हैं, और जब ग्लास और प्लास्टिक रॉड को साथ में हैंग किया गया तो देखा गया कि ये दोनों अट्रैक्शन शो कर रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग फिनोमेना था। इससे पहले हमें ग्रेविटेशन के बारे में पता था कि दो मासेस जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अगर मास बहुत कम हो तो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल होता है या फिर नेकेड आई से ऑब्जर्वेबल नहीं है, ठीक है। तो यहां पे अट्रैक्शन देखने को मिला, और ये एक्सपेरिमेंट ने काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें जो है वो सोचने पे मजबूर हो गए हम कि ऐसा क्यों क्या हुआ होगा। तो यहां से ये समझ आया कि एक और मैटर की प्रॉपर्टी है जिसे चार्ज कहा जा सकता है, और चार्ज की खास बात क्या है कि लाइक चार्ज जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्ज जो है वो एक दूसरे को जनाब अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। लेटर ऑन जो है वो स्टडी हुई, जो डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, तो इनसे ये समझ आया कि हाँ जी ये ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये दोनों ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनका नेचर जो है वो अपोजिट है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल कर रहे हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में एक दूसरे से रिपेल कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इससे समझ आया कि हाँ जी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे पार्टिकल्स के पास भी चार्ज है, और चार्ज का नेचर जो है वो क्या है बेटा, अपोजिट नेचर है, ठीक है। न्यूट्रल पार्टिकल भी मिला जिसे हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉन बोलेंगे, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले बात यहां पे आती है किसकी, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन को कैसे लिखेंगे, जो लोग 12th क्लास का बोर्ड का पेपर देंगे तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन ध्यान से सुन ले। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू व्हिच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या करते हैं, बोलो बेटा, एक्सपीरियंस करते हैं। द deficiency of electron in a body is causing the net charge of the body। अब deficiency of excess, ये जो है इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी है वो डिसाइड करेगा, लेकिन आप ऐसा ही बोल सकते हो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। तो आप दोनों में से कोई एक डेफिनेशन का यूज कर सकते हो। ये पता चला हमें कि टाइप ऑफ चार्ज, दो टाइप के चार्ज होते हैं, वन इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज नोन एज नेगेटिव चार्ज। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम।
क्या होता है भाई ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, और सिंबल में लिखेंगे तो चार्ज का यूनिट क्या होता है बेटा, सी से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन ध्यान रखा जाए इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरा, चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, करंट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। और अगर इलेक्ट्रिक चार्ज के डायमेंशन फॉर्मूले की बात की जाए, एम्पियर मल्टीप्लाई बाय सेकंड मिलकर बनता है चार्ज। तो डायमेंशन फॉर्मूला चार्ज का, जैसे देखो बेटा चार्ज होता है करंट मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो चार्ज का अगर डायमेंशन फॉर्मूला लिखना हो तो चार्ज का हम डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखेंगे, करंट को डायमेंशन फॉर्मूला ए से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम का टी, तो डायमेंशन फॉर्मूला चार्ज का हो जाएगा ए टू टी। तो क्या सीखा यहां से हमने, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। दो टाइप के चार्ज होते हैं, वन इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। नेचर है, एक नेचर को पॉजिटिव कह दिया, दूसरे नेचर को हमने नेगेटिव कहा, ठीक है। ऐसा यूनिट जो चार्ज का है दैट इज कूलम एंड डायमेंशन फॉर्मूला इज ए मल्टीप्लाई बाई टी, ठीक है। ठीक है, दिस इज व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब कुछ और चार्ज की यूनिट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे एक और चार्ज का जो सीजीएस यूनिट होता है, अगर मैं बोलूं सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा, दैट इज आप बोलेंगे ESU बोल देते हैं, या फिर कभी कभी हम इसे स्टैट कूलम नाम से भी जानते हैं, ESU बोल देंगे, ESU, या फिर हम इसे क्या बोलेंगे, बोलो बेटा, दैट इज स्टैट कूलम, ठीक है। एंड 1 कूलम जो है 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम के इक्वल होता है। ये दोनों में रिलेशन भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 1 कूलम इज हाउ मेनी स्टैट कूलम। एक और यूनिट होता है चार्ज का जिसे हम बोलते हैं 1 एब्सोल्यूट कूलम। 1 एब्सोल्यूट कूलम इज इक्वल टू व्हाट, बोलो बेटा, 10 कूलम। एंड लास्ट वन इज व्हाट, 1 फैराडे, एंड 1 फैराडे इज इक्वल टू व्हाट, 96500 कूलम। आप तीन में से कोई भी यूनिट जो है वो यूज कर सकते हैं। ऐसा यूनिट होता है कूलम, सीजीएस यूनिट है स्टैट कूलम। 1 कूलम इज 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम, 1 एब्सोल्यूट कूलम इज 10 कूलम, 1 फैराडे इज 96500 कूलम, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर कभी भी आ जाए कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। वहीं पे चार्ज ऑफ प्रोटॉन की अगर हम बात करेंगे तो दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के चार्ज का नेचर अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, सेम है। कई बार हम इसको स्मॉल ई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। कभी हम बोलेंगे चार्ज ई है, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम जो है ये इसकी वैल्यू होगी। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के चार्ज का नेचर सेम है, जबकि वैल्यू चार्ज का नेचर अपोजिट है और वैल्यू क्या है बेटा, सेम है, ठीक है। नाउ द वेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इसमें हम ध्यान से डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में क्या क्या प्रॉपर्टीज के बारे में बात होती है। वन इज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी, या फिर आपने बहुत बार सुना भी होगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये पहली प्रॉपर्टी आ गई। सेकंड प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रिक चार्जेस स्केलर क्वांटिटी। जैसे मैंने आपसे कहा वैसे भी फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं, वन इज व्हाट, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। सेकंड आर व्हाट, स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट हो, और वो फिजिकल क्वांटिटीज लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो भी करें। ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है, इंपल्स है, ऑल दीज आर व्हाट, वेक्टर क्वांटिटीज। हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, वो पता चलेगा इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे ही होती है स्केलर क्वांटिटी, इनके विपरीत ऐसी क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, उन्हें हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। लाइक मास है, टाइम है, डिस्टेंस है, स्पीड है, ऑल दीज आर व्हाट, स्केलर क्वांटिटीज। वैसे ही चार्ज भी क्या है बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं दीज आर व्हाट, एडिटिव इन नेचर। क्या मतलब हुआ इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर का, भैया जैसे छोटे वे में चार्जेस को ना, जैसे किसी भी चीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं,
वैसे ही चार्जेस को भी आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे सिंपल वे में, किसी डायरेक्शन वगैरह का यूज नहीं करोगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हमारे पास एक मेटालिक सफेयर है, क्या है भैया ये आपके पास है मेटालिक सफेयर, METALLI, मेटालिक सफेयर, ये आपके पास एक मेटालिक सफेयर है। इस पे पहले से ही मान लेते हैं 3 माइक्रोकूलम का चार्ज पड़ा। अब आप उठे और आपने इसको -5 माइक्रोकूलम का चार्ज और दे दिया, ठीक है। और मैंने आपसे पूछा बताएं जनाब इसके पास नेट चार्ज कितना है, तो आप क्या बोलोगे, कितना नेट चार्ज है बेटा इसके पास? आप बोलोगे पहले इसके पास चार्ज था 3 माइक्रोकूलम का, और अब इसके पास चार्ज है -5 माइक्रोकूलम का, मिलकर ये चार्ज हो गया -2 माइक्रोकूलम का चार्ज। तो सिंपली अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि 3 माइक्रोकूलम का चार्ज पहले है, 5 माइक्रोकूलम का चार्ज आपने और दे दिया, तो बताइए जनाब टोटल चार्ज कितना है? तो आप बोलते यार 3 + 5 कितना हो गया बेटा? 8, इतना चार्ज। तो एडिटिव नेचर का मतलब सिंपली जैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे चार्जेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। यहां पे क्या है बेटा लिखा हुआ? चार्ज इज व्हाट? कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड का बड़ा सिंपल सा फंडा है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, क्या लिखेंगे बोलो बेटा? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड, नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, destroyed. It just transfer from, it just transfer from, sorry, you know, it just transfer from one body to ठीक है। तो चार्ज, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। आप चार्ज, यूनिवर्स का टोटल चार्ज जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। बात समझ आ रही है? अब इसको बहुत डीप में कुछ खास बातें समझेंगे और जिसके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं भैया, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, हम एक एग्जाम्पल से इस स्टोरी को पूरी समझने की कोशिश करते हैं। मान लें हमारे पास जो है वो क्या है बेटा, हमारे पास एल्युमिनियम का एक एटम है। किसका एटम है भाई? हमारे पास एक एल्युमिनियम का एटम है। इस एल्युमिनियम के एटम को अगर हम देखें तो ये न्यूट्रल है, 13 इलेक्ट्रॉन है इस एल्युमिनियम के एटम के पास, और 13 क्या है बेटा? न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन्स, और हम बोलेंगे ये एल्युमिनियम का एटम जो न्यूट्रल है। अब छुआ रीजन से हमें ज्यादा मतलब नहीं है, ये एल्युमिनियम एटम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। अगर एल्युमिनियम एटम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो कितने इलेक्ट्रॉन इस एल्युमिनियम के पास बच जाएंगे? आप बोलोगे सर 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। और मैं आपसे पूछूंगा प्रोटॉन्स कितने हैं? तो जनाब भैया प्रोटॉन्स जो हैं वो तो न्यूक्लियस में पड़े हुए हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं बेटा? 13 के 13 प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं। और अब अगर आप देखें तो एल्युमिनियम एटम को ऐसा लिखा जाएगा, ये कैटाइन बन जाएगा, इसको हम लिखेंगे Al3 पॉजिटिव। मतलब इस एल्युमिनियम के पास जो है अब 3 प्रोटॉन्स का चार्ज है। शुरू में ये जो एल्युमिनियम था ये कैसा था बेटा? ये शुरू में था भाई न्यूट्रल। कैसा था बेटा? ये न्यूट्रल। और अब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और ये जो अब एल्युमिनियम एटम है अब ये पॉजिटिव चार्ज हो चुका है। कैसा हो चुका है बोलो बेटा? पॉजिटिव चार्ज हो चुका है, ठीक है। तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकालेंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग कंक्लूजन निकलेगा। व्हेन ए बॉडी और एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब अगर एक बॉडी न्यूट्रल है तो न्यूट्रल से भाई बहुत सिंपल सा मतलब बस यही है कि न्यूट्रल का मतलब हुआ द बॉडी हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। और अब मैंने कहा कि अगर एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गई है तो कैसे हुई होगी पॉजिटिवली चार्ज? तो आप बोलोगे सर एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज कैसे होगी? अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? लूज करेगी, या कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसके ऊपर जनाब कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहां पे हम एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टेटमेंट क्या होगी
व्हेन ए बॉडी और एटम, व्हेन ए बॉडी और एटम, व्हेन ए बॉडी और एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, लूजेस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं, इट अक्वायर, इट अक्वायर कौन सा चार्ज भैया, इट अक्वायर, बोलते रहो साथ साथ में, पॉजिटिव चार्ज, इट अक्वायर पॉजिटिव चार्ज। दूसरी एक और खास बात, अब मैं आपसे बोलूं बेटा एक बॉडी ने पॉजिटिव चार्ज को अक्वायर किया, ठीक है, तो बॉडी का जो मास होगा वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो क्या आंसर आपका होना चाहिए, तो अगर एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती है तो बॉडी का मास डिक्रीज होता है, क्या होता है बेटा मास के साथ, मास ऑफ बॉडी डिक्रीजेस, मास जो बॉडी का है वो क्या होगा बोलो बेटा, डिक्रीज होगा। कब डिक्रीज होगा, अगर कोई भी बॉडी जो है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती, तो रीजन आपकी समझ में आने लग गया होगा। आप बोलोगे सर एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज कब एक्वायर करती है, भैया एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती है जब बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, और इलेक्ट्रॉन्स का मास तो होता ही है, अरे भले बहुत कम मास होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास तो है, कितना होता है भाई इलेक्ट्रॉन का मास, 9.1 इंटू 10⁻³ kg, बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो है ही, तो अगर एक बॉडी ने पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर किया इसका मतलब बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसका मतलब बॉडी का मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये बात भी क्लियर होगी, बहुत सही बात। इसी के साथ अगर हम दूसरी एग्जांपल ले, और दूसरी एग्जांपल में हम किसकी चर्चा कर ले, ठीक है, दूसरी एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन की एग्जांपल ले लेते हैं। तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप बोलोगे सर क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 17 क्या है बेटा, प्रोटॉन्स, ठीक है। अब क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 17 प्रोटॉन्स हैं, और क्लोरीन दिखेगा कैसे, न्यूट्रल है। अब क्लोरीन ने किसी रीजन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया, तो क्लोरीन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 18, और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अभी भी क्लोरीन के पास कितने हैं, 17, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ जाएगा, तो हम ऐसे लिखेंगे क्लोरीन के ऊपर Cl नेगेटिव, मतलब ये जो एनाइन है क्लोरीन का, इसका चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है बेटा, ये बात भी हमें पता है। अब देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग किस्सा क्या बनता है, ठीक है, शुरू में ये जो क्लोरीन था ये कैसा था, बोलो बेटा ये क्लोरीन, ये सबसे पहले भाई न्यूट्रल था, ठीक है, और अब ये जो क्लोरीन है इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, आप बोलोगे सर अब इस क्लोरीन के पास जो है वो नेगेटिव चार्ज आ चुका है, कौन सा चार्ज आ चुका है बेटा, नेगेटिव चार्ज आ चुका है, और कैसे नेगेटिव चार्ज आया है, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन को गेन किया और नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहां से अब आप समझ गए होंगे कि हम किस तरह की जो स्टेटमेंट है यहां से बनाने वाले, हम यहाँ पे क्या स्टेटमेंट बना सकते हैं, बोलो बेटा, व्हेन ए बॉडी और एटम, व्हेन ए बॉडी और एटम, व्हेन ए बॉडी और एटम, व्हेन ए बॉडी और एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन, क्या करेगी, व्हेन ए बॉडी और एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, इट एक्वायर, इट एक्वायर, इट एक्वायर नेगेटिव, इट एक्वायर नेगेटिव चार्ज, ये कौन सा चार्ज एक्वायर करेगा, नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। और दूसरी खास बात, अगर हम मास ऑफ बॉडी की बात करें तो भैया मुझे बताओ कि कमेंट सेक्शन में बताते रहो साथ साथ में कि अगर एक बॉडी नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर रही है तो बॉडी का मास इंक्रीज होगा या डिक्रीज होना चाहिए, वीडियो पॉज करो, कमेंट सेक्शन में भी लिखो या फिर मन में सोचो, बताओ मेरे को। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आप ये सोच रहे हो, देखो सर बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज कब आया, जब बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। अब किसी भी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया न्यूट्रल से, वो बॉडी नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव हुई है तो इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसका मतलब बॉडी का मास जनाब क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब अगर बॉडी का मास इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, या ऐसे रिवर्स, ये मास इंक्रीज होने के कुछ और रीजन भी हो सकते हैं, लेकिन अगर एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी तो उसके पास कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और इस पे अगर क्वेश्चन आया कि एक बॉडी के पास पहले न्यूट्रल थी फिर उसके पास नेगेटिव चार्ज आता है तो बॉडी के मास के साथ क्या होगा, तो आप बोलोगे बॉडी का मास इंक्रीज होगा, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी अपनी कॉपी में लिख ले, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज हमेशा हमेशा मास के साथ एसोसिएटेड रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि, या ऐसा कोई पार्टिकल अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं आया है कि जिसका मास 0 है लेकिन उसके पास चार्ज है, ठीक है। फोटोन है उसका भी कुछ ना कुछ मास तो होता ही है, रेस्ट मास 0 होता है, लेकिन फोटोन क्या है, न्यूट्रल होता है।
ठीक है बेटा, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में उस पर डिटेल तो हमारा डिस्कशन हो गई। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या प्रॉपर्टी है बेटा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। देखो बेटा, हमें ये अब समझ आ गया कि एक बॉडी अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी तो जनाब इस बॉडी पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और अगर कोई बॉडी, कौन सा चार्ज आएगा बॉडी के ऊपर? नेगेटिव। अगर कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, ठीक है, क्या करेगी बेटा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी। यहां पे ये कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, तो अगर कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो बॉडी के पास कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। पहला क्वेश्चन तो ये भी बनता है, व्हाई प्रोटॉन्स डज नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांसफर ऑफ चार्ज। क्या क्वेश्चन बनता है बेटा? बोलो, व्हाई प्रोटॉन डज नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांसफर ऑफ चार्ज। व्हाई प्रोटॉन्स डज नॉट पार्टिसिपेट why proton does not participate in transfer of ठीक। अगर कभी ये पूछा गया आपसे कि वाई प्रोटॉन डज नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांसफर ऑफ चार्ज, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सोच सकते हो, बताओगे क्या आंसर बनना चाहिए इसका? तो भैया अगर आपसे पूछा गया कि वाई प्रोटॉन डज नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांसफर ऑफ चार्जेस, तो आप बोलोगे बिकॉज, अरे प्रोटॉन्स होते क्या है? न्यूक्लियस बोर मॉडल याद करो, जो प्रोटॉन्स हैं वो स्ट्रांगली बॉन्डेड है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस इनसाइड ए न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स तो अरे बोलो ये बाहर घुमा घूमी कर रहे हैं। बात समझ रहे हो? तो अगर पूछा जाए व्हाई प्रोटॉन डज नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांसफर ऑफ चार्ज, आप बोलोगे बिकॉज दे आर स्ट्रांगली बॉन्डेड इन ए न्यूक्लियस ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। भाई प्रोटॉन्स वो स्ट्रांगली न्यूक्लियस में बॉन्डेड हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से, जिसकी वजह से जो प्रोटॉन्स हैं वो ट्रांसफर ऑफ चार्ज में, बोलो बेटा, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो जनाब आप बॉडी एक्वायर करेगी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन गेन होंगे बॉडी एक्वायर करेगी नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन के मूवमेंट की बात नहीं करते। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक तो हमने देख लिया। अब मेन बात हम किसकी कर रहे थे? बोलो बेटा, हम बात कर रहे थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, ठीक है। अब देखो भाई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्या? तो आपको ये पता चल गया कि अगर एक बॉडी के पास कोई चार्ज है, ठीक है, वो क्यों होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। और इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल्स। फंडामेंटल मतलब सबसे छोटे चार्ज पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं फंडामेंटल। तो इलेक्ट्रॉन्स भाई फंडामेंटल है, सबसे छोटे, अब वो नंबर्स में ही होंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? द नेट चार्ज ऑफ ए बॉडी, वेदर इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इज द होल नंबर मल्टीपल ऑफ ई। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या स्टेटमेंट है भाई? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का पहले भाई स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को की क्या वैल्यू बनती है, क्या स्टेटमेंट बनता है? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बेटा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है द नेट चार्ज ऑफ द बॉडी, द नेट चार्ज ऑफ ए बॉडी is whole number multiple of the net charge of a body is whole number multiple of E, ठीक है, is whole number multiple of E, where E की क्या वैल्यू है बेटा? E is equals to 1.6 into 10 to power minus 19, ठीक है। मैथमेटिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को लिखेंगे नेट चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, नेट चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाई, और यहां पे जो n की वैल्यू है वो क्या होगी? बोलो बेटा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? द नेट चार्ज ऑफ ए बॉडी इज द होल नंबर मल्टीपल ऑफ E, वेयर E इज इक्वल्स टू व्हाट?
1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा है मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर में लिख लेता हूं, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ दिस इज द नेट चार्ज ऑफ ए बॉडी, दिस इज व्हाट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब इस पे पूछे जाने वाले क्वेश्चन या तो ये पूछ लेंगे कि भैया एक बॉडी के पास इतना चार्ज, मतलब क्यू की वैल्यू बताओगी आपको, और पूछ देंगे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स के लूज होने की वजह से, अगर नेट चार्ज पॉजिटिव है, या नेट चार्ज नेगेटिव है तो कितने इलेक्ट्रॉन के गेन होने की वजह से ये चार्ज आपको मिल सकता है। या क्वेश्चन ये आएगा कि जनाब बताएं क्या ये चार्ज पॉसिबल है या फिर नहीं है, और इसको अलग अलग रूप से पूछा जा सकता है। जैसे ऐसे पूछ लेंगे कि एक साइंटिस्ट ने ये कहा कि एक बॉडी है उसके ऊपर नेट चार्ज कुछ दिया हुआ है, क्या ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो अगर कभी भी ये क्वेश्चन आया क्या बॉडी के पास ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, तो आप उसमें देखेंगे कि क्या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जो लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, ये एप्लीकेबल है या नहीं। आप ये देखेंगे कि वो जो चार्ज है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। तो एन हमेशा होल नंबर मल्टीपल ही होना चाहिए। अगर बॉडी के पास चार्ज है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, इन सब इलेक्ट्रॉन के लॉस होने की वजह से या गेन होने की वजह से ही होगा। बात समझ आ रही। तो इस पे बहुत 2-3 जो क्वेश्चन है वो आपके सामने आ सकते हैं, हम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो कुल मिलाकर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, द नेट चार्ज ऑफ ए बॉडी इज द होल नंबर मल्टीपल ऑफ ई, वेयर ई इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो देखते हैं बेटा इस वाले टॉपिक के ऊपर क्यूट से कुछ क्वेश्चंस ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था, देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ, पहले पार्ट में पूछा है 0. क्या पूछा हुआ है 0.32 इंटू 10⁻⁻18 कूलम का चार्ज क्या एक बॉडी के पास हो सकता है या नहीं हो सकता। आप बोलोगे चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे, ए पार्ट का सोल्यूशन निकालते हैं। आप बोलोगे सर हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q किसके बराबर होगा, N इंटू E के बराबर होगा। बहुत बढ़िया, इसका मतलब अगर यहां से N निकालना है तो N किसके बराबर होगा, Q डिवाइडेड बाई E के बराबर होगा। कितने चार्ज की बात हो रही है, आप बोलोगे सर Q की जगह लिखोगे 0.32 इंटू 10⁻⁻18 और E की जगह क्या लिखोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है बेटा, अब आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है, इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये जो चार्ज है ये 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस होने की वजह से है। तो बिल्कुल भाई एक बॉडी के पास इतना चार्ज तो हो सकता है। नहीं समझ आया बेटा, बहुत बढ़िया। अब सेकंड वाले पार्ट में आते हैं, बी वाले पार्ट में। बी वाला पार्ट बोलता है कि क्या इतना चार्ज हो सकता है, कितना 0. अगर किसी को नहीं दिख रहा तो ऐसे मैं फिर से लिख लेता हूं 0.64 इंटू 10⁻⁻20 कूलम का चार्ज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आप बोलोगे एन किसके इक्वल है, बोलो बेटा Q डिवाइडेड बाई E के बराबर है। Q की क्या वैल्यू है 0.64 इंटू 10⁻⁻20 ये ले लिया, और E की क्या वैल्यू है यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे ये कितना आएगा 6.4 डिवाइडर बाई कितना आएगा 1.6, और इसकी वैल्यू यहां से कितनी निकल कर आ जाएगी, बताओ बेटा। ये 10⁻⁻ कितना है -20 है। अगर ये 10⁻⁻20 है तो ये 6.4 थोड़ी बनेगी बेटा इसकी वैल्यू। ये कितनी वैल्यू बन जाएगी इसकी, ये वैल्यू बन जाएगी, ये -20 है तो इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी यहाँ पे, दैट इज 0.64 इंटू 10⁻⁻1 होल डिवाइडेड बाई 1.6। ठीक है बेटा, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.4 वैल्यू आ जाएगी। अब n आ रहा है 0.4, मतलब इस बॉडी का जो चार्ज है ये 0.4 इलेक्ट्रॉन के लॉस होने की वजह से। अब भैया एक इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है वो फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है, तो 0.4 इलेक्ट्रॉन तो बॉडी लॉस ही नहीं करती। तो इस केस में क्या बोलोगे, ये वाला जो चार्ज है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला आपका जो क्वेश्चन है ये असाइनमेंट रहेगा, आप इसे सॉल्व करो। और मैं आंसर ऐसे बता देता हूं कि ये वाला चार्ज भी पॉसिबल नहीं होना चाहिए। जब आप n निकालोगे तो n की वैल्यू 1 से भी कम आएगी। तो जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि एक बॉडी के पास जो चार्ज होगा दैट वुड बी होल नंबर मल्टीपल ऑफ
ई होगा। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 आनी चाहिए। कभी n की वैल्यू 0 से 1 से कम आ गई या फिर 2.5 3.5 3.8 7.6 ऐसी कोई भी वैल्यू आती है तो ये वाली चीज पॉसिबल नहीं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट करते हैं अब हम। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है नेक्स्ट। इन ए न्यूट्रल स्फीयर, इन ए न्यूट्रल स्फीयर इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है भैया? आप बोलोगे एक न्यूट्रल स्फीयर है 5 इंटू 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है आपके। ठीक है, बहुत सही। ठीक है, 5 इंटू 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। 10% ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। 10% इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए भाई? आपने रिमूव कर दिए। कैलकुलेट द चार्ज ऑफ द स्फीयर। आपको बताओ चार्ज स्फीयर का क्या हो। ठीक है, तो शुरू में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 10% रिमूव कर दिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है अभी? तो आप क्या बोलोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट से अपने को मतलब ही नहीं है, हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए? आप बोलोगे सर 10% ऑफ, 10% ऑफ व्हाट? बोलो बेटा 5 इंटू 10⁻, कितना है बेटा? 21। इतने इलेक्ट्रॉन्स आपने क्या कर दिए? रिमूव कर दिए। तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन भैया रिमूव हो गए? 10% का मतलब 10/100 इंटू 5 इंटू 10⁻21। इसे सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा? 5 इंटू 10⁻, इलेक्ट्रॉन्स आपने रिमूव कर दिए। ठीक है, ध्यान से समझो क्वेश्चन को। आपने 5 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से रिमूव कर दिए। अब उस बॉडी पे कितना चार्ज आएगा? मेरा ये भी क्वेश्चन हो सकता है। पहले तो ये बताओ कि बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा या बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज? तो आप तुरंत बोलोगे देखो सर बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। और कितना बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा? इतने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एन किसके क्यू किसके बराबर होता है? एन इंटू ई। अगर आपको बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ऐसा लिखोगे अकॉर्डिंग टू, क्या लिखोगे बोलो बेटा? अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर हम चार्ज के क्वांटाइजेशन की माने तो Q इजिकल्स टू एन ही ई होगा। और Q इजिकल्स टू एन की क्या वैल्यू है? 5 इंटू 10⁻20। ई को क्या लिखोगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻90। तो आप इसे सॉल्व कर दो, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, ये वैल्यू आ जाएगी 80 कूलम। तो भैया अगर एक बॉडी कितने 10% ऑफ व्हाट? 10% ऑफ दिस नंबर इलेक्ट्रॉन लूज करती है, इसका मतलब बॉडी के पास चार्ज कितना आया? 80 कूलम का बॉडी के पास चार्ज। आई होप आपको एक कंसेप्ट समझ आएगा। बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रही है, मतलब ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, उसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो आपको पता चल जाएगा कि कितना चार्ज जो है, जो बॉडी बची है उस पर इतना चार्ज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। व्हेन ए पीस ऑफ पॉलीथीन इज रब्ड विद वूल। इसको थोड़ी देर से करते हैं क्योंकि पहले हम डिस्कस कर लेते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे, थोड़ा और मजा आएगा आपको। ठीक है, ये थोड़ा जल्दी आ गया इसमें क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्जेस इनवेरिएंट। क्या प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रिक चार्जेस इनवेरिएंट। यार इसका बड़ा सीधा सा मतलब है। क्या मतलब है? आपने आज की एक इक्वेशन सुनी होगी, नहीं सुनी होगी, कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि जो मास होता है बॉडी का वो स्पीड पे डिपेंड करता है। और कैसे डिपेंड करता है? m इक्वल्स टू m नॉट होल डिवाइडेड बाय √1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। ठीक है, जैसे जैसे बॉडी की स्पीड चेंज होगी वैसे वैसे बॉडी का जो मास है वो भी चेंज होगा और फर्दर स्पीड के साथ बॉडी का मास इंक्रीज होता है। बात समझ आ रही? ऐसा नहीं है कि मास इंक्रीज होने का मतलब हो गया कि बहुत सारे और आइटम खुद से क्रिएट होने लग जाएंगे। मास बढ़ने का मतलब होता है इट इज ए मास इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट रेजिस्ट एनी स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन इन इट। मतलब बॉडी का जो इनर्शिया है वो मास मेजर करता है। तो स्पीड इंक्रीज होने की वजह से बॉडी का जो इनर्शिया है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है मास को लेकर, और मास का रिलेशन किसके साथ? स्पीड के साथ। ठीक है, तो ये मास का रिलेशन है, लेकिन चार्ज का ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता। आप ऐसे चार्ज के लिए नहीं लिखोगे चार्ज ऑन द बॉडी इज इक्वल्स टू Q नॉट, है ना, √1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। चार्ज का ऐसा रिलेशन कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब
चार्ज ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ, डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड, मतलब स्पीड चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जितनी भी स्पीड से चले, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है -1.6 इंटू 10⁻⁹ जनाब हमेशा वही रहेगा। बात समझ आ गई? तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज बट इनफिनिट। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज आ गई इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। आई होप आपको काफी समझ आ गया होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है। अगर आपके स्कूल में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज बताओ, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो प्रॉपर्टीज हैं इस तरह से प्रॉपर्टीज लिखेंगे। सीयूटी में इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कौन कौन सी है, या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किस कंसेप्ट की बात करता है, और कुछ क्यूट क्यूट से क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, टू स्फेयर्स आर ऑफ सेम मैटर। भाई दो स्फेयर्स हैं, सेम मटेरियल के बने हुए हैं, देखने में, सुंदरता में, डेंसिटी में, हर चीज में, हर रिस्पेक्ट में सेम। वन इज गिवन पॉजिटिव चार्ज ऑफ Q कूलम एंड अदर इज गिवन द सेम बट नेगेटिव चार्ज विच स्फेयर हैव हायर मास। भैया दोनों स्फेयर थे शुरू में, लेकिन दोनों को पहले एक को आपने पॉजिटिव चार्ज Q दे दिया और दूसरा स्फेयर जो है उसको आपने नेगेटिव चार्ज कितना दे दिया, -2 चार्ज दिया। बताओ मास किसका ज्यादा होगा? एक मिनट के लिए मान लेते हैं ये स्फेयर ए है, ये स्फेयर क्या है, बी। मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम होगी। आप बोलोगे सर जिस बॉडी के पास नेगेटिव, या जिस स्फेयर को आपने नेगेटिव चार्ज दिया, इसका मतलब उस स्फेयर को नेगेटिव चार्ज कैसे दिया होगा? आप बोलोगे सर उस स्फेयर को नेगेटिव चार्ज दिया होगा, इलेक्ट्रॉन इस स्फेयर ने गेन किए होंगे, और जिस स्फेयर के पास पॉजिटिव चार्ज आया तो उस एक स्फेयर के पास पॉजिटिव चार्ज कैसे आया होगा? उस स्फेयर ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा। इसका मतलब मास ऑफ ए वुड बी व्हाट, बोलो बेटा, लेस देन मास ऑफ बी। हेलो, समझ आ रहा है ना भाई? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ए पॉजिटिव चार्ज बॉडी ए अट्रैक्ट्स बॉडी बी दैट द चार्ज ऑफ बॉडी बी में बी। ये क्वेश्चन बहुत जल्दी आ गया, फिर से ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बाद में आना चाहिए, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन, व्हेन ए सोप बबल इज चार्ज्ड, अगर आपने एक सोप बबल को चार्ज किया तो बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये एक्सपैंड करेगा, ये डज नॉट चेंज, इसका रेडियस में कोई चेंज नहीं होगा, या फिर लास्ट इट ब्रस्ट। बेटा अगर सोप बबल है, आपने इसको कोई चार्ज दिया, मान लो हमने सोप बबल को पॉजिटिव चार्ज दिया, तो क्या होगा, ये जो सोप बबल जब हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया तो चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे जिसकी वजह से रेडियस इंक्रीज होगा। कभी भी क्वेश्चन आता है कि एक सोप बबल है, आपने उसे चार्ज दिया, वेदर इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, जो रेडियस है स्फेयर का वो हमेशा क्या होगा, इंक्रीज भी होगा, या जो वॉल्यूम है वो हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, बोलो बेटा, इट एक्सपैंड्स। ये इसका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, when 10⁻14 electrons are removed from neutral spheres, what will be the charge on the sphere? भाई आपने 10⁻14 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए? 10⁻14 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। बताओ स्फेयर पे चार्ज कितना आएगा, कैसे करोगे? Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए हमने? 10⁻14, और एक E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो आपके पास आंसर कितना बन जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻5 कूलम वुड बी व्हाट आंसर, दिस इज द नेट चार्ज। ठीक है बेटा, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आप बोलोगे सर बहुत ही हल्के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, मेथड ऑफ चार्जिंग। एक बॉडी को कैसे चार्ज किया जा सकता है। अगर एक बॉडी है वो न्यूट्रल है और उसके पास वो बाद में उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है या फिर नेगेटिव चार्ज आता है, तो कौन से डिफरेंट मोड्स हैं जिस मोड से आपको पता चलता है कि बॉडी चार्ज हुई है या चार्ज एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रांसफर होता है। ठीक है, द फर्स्ट मेथड इज नोन एज चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या प्रोसेस है बेटा, बोलो, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, द प्रोसेस इन विच बॉडी इज चार्ज्ड व्हेन इट कम्स इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। या आप ऐसे पहले समझो, मान लो हमारे पास एक मेटालिक स्फेयर है, ठीक है, और इस मेटालिक स्फेयर शुरू में ये न्यूट्रल था। क्या है भाई, मेटालिक स्फेयर शुरू में न्यूट्रल है। ये अपने पास एक मेटालिक स्फेयर है, दिस इज मेटालिक स्फेयर, और यह नीचे लगा हुआ है जनाब इंसुलेटेड स्टैंड।
इंसुलेटेड स्टैंड यहां पे लगा, ठीक है। एक मेटालिक स्फीयर लिया, साथ में इंसुलेटेड स्टैंड लगा। अब हमने कुछ स्टेप्स फॉलो किए। पहला स्टेप, आपने इस मेटालिक स्फीयर जो शुरू में न्यूट्रल था उसके साथ एक चार्ज रॉड को इस तरह से कॉन्टेक्ट में लेकर आए, ठीक है। जब आप चार्ज रॉड को कॉन्टेक्ट में लाते हो तो पॉजिटिव चार्ज जो है इस मेटालिक स्फीयर पे क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? और जब आपने चार्ज रॉड को हटा दिया तो हम ये देखेंगे कि ये जो मेटालिक स्फीयर है इसके ऊपर परमानेंटली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो दिस प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इज नोन एज व्हाट, कंडक्शन। अगर आपको लगे कि फ्लो हो रहा है चार्ज, ठीक है, द प्रोसेस in which charge is transferred from one body to another when they comes in physical contact with each other. This process is known as what? Charging by conduction. बात समझ आ गई? तो एक चार्ज रॉड थी, मैंने इसको टच किया दूसरी न्यूट्रल मेटल बॉडी के पास, तो जो चार्ज है यहां से इस बॉडी में ट्रांसफर हो गया और ये बॉडी चार्ज बॉडी की तरह बिहेव करने लगी, तो दिस प्रोसेस नोन एज व्हाट? कंडक्शन, ठीक। और कंडक्शन के बारे में एक और खास बात आप हमेशा याद रखोगे, ट्रांसफर ऑफ मास आल्सो टेक प्लेस। इस प्रोसेस में भी क्या होगा, बोलो बेटा? ट्रांसफर ऑफ मास आल्सो टेक्स प्लेस। और जाहिर सी बात है बेटा कि अगर एक न्यूट्रल स्फीयर था बाद में पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो न्यूट्रल स्फीयर जो था उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा तो मास भी ट्रांसफर हुआ। अगर न्यूट्रल स्फीयर था बाद में इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन को इसने गेन किया होगा तो मास फिर भी ट्रांसफर हुआ होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? कंडक्शन। इसकी डेफिनेशन भी लिख लेना, द प्रोसेस इन विच चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर व्हेन दे कम्स इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं। सेकंड प्रोसेस इज व्हाट? चार्जिंग बाय रबिंग, या हम इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। आप इसको चार्जिंग बाय रबिंग का नाम भी दे सकते हो या इसको क्या बोल सकते हो, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। द प्रोसेस इन विच चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर व्हेन दे रब अगेंस्ट ईच अदर। चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम चार्ज transfer from one body to other when they comes in physical contact, sorry beta, the charge is transferred from one body to another when they rub against each other। क्या लिखेंगे इस स्टेटमेंट में? when they rub against each other, ठीक है। अरे ये वाला रबिंग तो बहुत बार देखा होगा, जैसे छोटे होते हैं तो जादू दिखाया जाता है, एक स्केल लिया सर से रब किया और रब करने के बाद छोटे छोटे से पेपर के पीसेस को वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये जब स्केल को रब किया जाता है किसके साथ, हेयर के साथ, तो यहाँ पे जो चार्ज क्या होता है, स्केल जो प्लास्टिक स्केल है और हेयर के बीच में चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन या चार्जिंग बाई रबिंग, ठीक है। द प्रोसेस इन विच चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर व्हेन दे रब अगेंस्ट ईच अदर। अब बात आती है कि सर आप पूछोगे सर दो बॉडीज रब कर रही है तो चार्ज ट्रांसफर हुआ, एक बॉडी के पास आया पॉजिटिव चार्ज, दूसरी पे आया नेगेटिव चार्ज, किस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएगा? तो बेटा ये चीज डिसाइड करेगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द मटेरियल, और मटेरियल में एग्जैक्टली आ जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम। जिस बॉडी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा है वो अक्वायर करेगी नेगेटिव चार्ज, और जिस बॉडी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम है वो अक्वायर करेगी पॉजिटिव चार्ज। जैसे अगर मान लो मैं 4 अलग अलग 4 बॉडीज लेते हैं ए बी सी एंड डी, और हम जैसे ए से सी की डी की तरफ जाएंगे तो बॉडी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी,
क्या हो रही बॉडी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो बॉडी है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की है, मतलब अगर मैं ए और बी को रब करूं तो ए विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज, बी विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं बी और सी को रब करूं तो बी और सी के केस में बी विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज एंड सी विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। वैसे अगर सी और डी को रब किया जाए तो इस केस में सी विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज एंड डी विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। कहने का मतलब है जब भी दो बॉडीज को रब किया जाता है तो कौन सी बॉडी चार्ज पॉजिटिव लेगी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों के कंपैरिजन में कम है, और नेगेटिव चार्ज कौन सी बॉडी लेगी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा है। सेम उस तरह से याद करो, जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था तो हमने एक डिस्कस किया था कि हमने ग्लास रॉड को रब किया सिल्क के साथ और प्लास्टिक को रब किया हमने किसके साथ, फर के साथ, ठीक है। और जब रब किया था तो जो प्लास्टिक रॉड है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करती है, और ग्लास रॉड जो है जब उसे रब किया जाता है सिल्क के साथ तो वो एक्वायर करती है पॉजिटिव चार्ज। तो इसी की वजह से ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। प्लास्टिक रॉड एक दूसरे को क्या कर रहे थे, याद है फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट में। अगर मैं फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट पे आऊं, ये जो हमने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था, ठीक है, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया था जिसमें ग्लास रॉड और ग्लास रॉड को रखा था, तो एक्चुअली जब ग्लास रॉड रब की जाती है सिल्क के साथ तो जो ग्लास रॉड है उस पर कौन सा चार्ज आता है बेटा, पॉजिटिव। सिल्क पे कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। प्लास्टिक रॉड को जब फर के साथ रब किया जाता है तो प्लास्टिक रॉड पे कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। फर पे कौन सा चार्ज आ जाता है, तो इसीलिए ग्लास रॉड पे चार्ज आ गया था कौन सा, पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड ने एक्वायर किया था जब इसको रब किया गया, और प्लास्टिक रॉड ने कौन सा चार्ज एक्वायर किया था, नेगेटिव। और यही रीजन था ग्लास रॉड को साथ में रखा गया तो दोनों रिपेल कर रहे हैं, प्लास्टिक रॉड रिपेल कर रहे हैं, और ग्लास और प्लास्टिक रॉड को जब साथ में रखा गया तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, बोलो बेटा, अट्रैक्ट कर रहे थे। और यहाँ पे ये बात हमें रीजन भी इसका समझ में आ गया। मैंने इसका एक चार्ट बनाया हुआ है कि ग्लास को जब सिल्क से रब किया जाएगा तो ग्लास रॉड एक्वायर करेगी पॉजिटिव चार्ज, सिल्क नेगेटिव, ठीक है। इस तरह से वूलन क्लॉथ जो है उसको जब रबर शू से अट्रैक्ट किया, ये रबर शू या फिर एम्बर या प्लास्टिक ऑब्जेक्ट से रब किया जाता है तो ये सब नेगेटिव चार्ज एक्वायर करते हैं, ये पॉजिटिव। ड्राई हेयर को जब कोम्ब के साथ रब किया जाता है, कोम्ब एक्वायर नेगेटिव चार्ज, ड्राई हेयर एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। कैट स्किन को रब किया जाता है एबोनाइट रॉड के साथ, एबोनाइट रॉड विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज एंड कैट स्किन विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। इस पे भी बोर्ड्स में या अलग अलग बोर्ड्स एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब इन दो को रब किया जाएगा कौन सी बॉडी कौन सा चार्ज एक्वायर करेगी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट। बाई रबिंग और फ्रिक्शन में थ्योरी लिखते समय आप ये बात फिर से मेंशन करोगे, ट्रांसफर ऑफ मास आल्सो टेक्स प्लेस इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में भी ट्रांसफर ऑफ मास टेक्स प्लेस होगा, मतलब देखने को मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, दोनों बॉडीज पहले न्यूट्रल थी, आपने रब किया, एक बॉडी ने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया, दूसरी बॉडी ने नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया, ठीक है। तो जब जिसने बॉडी ने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया उसने मास को लूज किया होगा, जिसने नेगेटिव चार्ज एक्वायर किया उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, मतलब मास को गेन किया, ठीक है। नेक्स्ट आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, द प्रोसेस इन विच टू बॉडीज बिहेव्स लाइक चार्ज बॉडीज, ठीक है। द प्रोसेस इन विच टू बॉडीज बिहेव्स लाइक चार्ज बॉडीज, या फिर चार्ज बॉडीज की प्रॉपर्टीज को शो करेंगी विदाउट देयर फिजिकल कॉन्टैक्ट, द प्रोसेस इज नोन एज बट इंडक्शन। समझते हैं कैसे, मान लो हमारे पास इस तरह से एक न्यूट्रल मेटालिक सफेयर और यहां नीचे लगा हुआ है इंसुलेटेड स्टैंड। क्या है नीचे, बोलो बेटा, इंसुलेटेड स्टैंड, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसके पास एक दूसरे मेटालिक सफेयर को लेकर आ गए, और जनाब ये मेटालिक सफेयर जो था ये पॉजिटिवली चार्ज था। आपने कहा देखो सर पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, तो मेटालिक सफेयर का ये वाली साइड जो है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगी, और ये वाली साइड जो है मेटालिक सफेयर की वो कौन सा चार्ज एक्वायर करेगी, बोलो बेटा, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी। जिसकी वजह से हम ये देखेंगे कि पहले, इससे पहले अगर हम एक केस ले ले कि जो न्यूट्रल सफेयर था, मस्त एकदम से न्यूट्रल मेटालिक सफेयर था, अब न्यूट्रल मेटालिक सफेयर और चार्ज सफेयर के बीच में यहां पे आपको अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बेटा, यहां पे आपको, आप दोनों इनके बीच में यहां पे आपको अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। मतलब एक चार्ज बॉडी अट्रैक्ट करने लग जाएगी किसको,
अनचार्ज बॉडी को या न्यूट्रल बॉडी। तो यहां पे इस बॉडी पे ये जो मेटालिक स्फीयर था पहले जो बिल्कुल एकदम न्यूट्रल था, अब इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और ये अब चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट भी कर रहा है। तो यहां पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है या ना ही कंडक्शन के थ्रू हुआ है, फिजिकल कॉन्टैक्ट में भी दो बॉडीज नहीं आई, रबिंग के थ्रू भी नहीं हुआ कि दो बॉडीज को रब किया जाए। दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, इंडक्शन। ठीक है, कि एक बॉडी चार्ज बॉडी की तरह क्या करेगी, बिहेव करेगी। और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने इस बॉडी को इसके बस कॉन्टैक्ट में नहीं लाना है और इसको क्या करना है, परमानेंटली चार्ज करना है। तो इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो किए जा सकते हैं। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि ये जो मेटालिक स्फीयर है इसको यहां से हम क्या करेंगे, अर्थिंग करेंगे। क्या करेंगे बोलो बेटा, इसको यहां पे हम लाकर अर्थिंग कर लेंगे। ठीक है, यहां पे ये जो मेटालिक स्फीयर था इस पे तो अपना पॉजिटिव चार्ज ही था। ठीक, यहां पे आपने इसको अर्थिंग किया तो कुछ पॉजिटिव चार्ज जो है वो अर्थ में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। देखो बेटा, अर्थिंग का मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि जिस भी मेटालिक स्फीयर को आपने अर्थ किया उसका चार्ज जीरो हो जाएगा। जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे और ये चैप्टर एंड होने वाला होगा, वहां पे आपको समझाया जाएगा कि अर्थिंग का मतलब बस सिंपल इतना सा होता है, जिस भी मेटालिक स्फीयर है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, मेटालिक ऑब्जेक्ट है, अगर मैंने उसको अर्थ किया तो उस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, उसका पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से चार्ज फ्लो करेगा कि उस मेटल का पोटेंशियल और अर्थ का पोटेंशियल जीरो होने का मतलब उसका पोटेंशियल और अर्थ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा और अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो हम जीरो कंसीडर करते हैं। अभी ये बात ज्यादा समझ नहीं आई होगी, पोटेंशियल पढ़ लेंगे तो और अच्छा समझ लोगे। अभी आप ऐसे थोड़ा बाई एंड लार्जर पर्सपेक्ट में देखें तो ऐसा समझ सकते हो कि कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा, इस मेटालिक स्फीयर पे ज्यादातर नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। अगले स्टेप में हम इसको, ये जो चार्ज मेटालिक स्फीयर था इसको भी दूर ले जाएंगे, अर्थिंग वाली वायर को भी कट कर देंगे और हम यहाँ पे देखेंगे कि अब ये जो मेटालिक स्फीयर है इसके ऊपर परमानेंटली नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इस स्फीयर को आपने इसके कांटेक्ट में नहीं लाया लेकिन इसके ऊपर परमानेंटली नेगेटिव चार्ज आ गया। ये जो इंड्यूस हुआ था चार्ज, इस प्रोसेस को इंडक्शन कहा जाता है। आप ये बोलोगे अगर कि सर ये प्रोसेस से चार्ज कैसा ट्रांसफर हुआ है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो कहने का मतलब इस मेटालिक स्फीयर को चार्ज तक लाने के लिए पहले प्रोसेस में इंडक्शन किया गया, इसको बस एक चार्ज मेटालिक स्फीयर को हमने न्यूट्रल स्फीयर के साथ में रखा तो फिर हमने अगले केस में अर्थिंग की वजह से कंडक्शन के थ्रू कुछ चार्ज ट्रांसफर हो गया, इस पे नेगेटिव चार्ज परमानेंटली आ गया। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इंडक्शन। तो क्या हो जाएगा बेटा, इंडक्शन द प्रोसेस इन विच चार्ज a sphere behaves like a charged object without their physical contact. In the process of induction, no transfer of mass take place. ये बात भी ध्यान रखेंगे कि इंडक्शन के प्रोसेस में किसी भी तरह का मास ट्रांसफर नहीं होता है, पहली बात। दूसरी खास बात इंडक्शन के प्रोसेस से जो हमें समझ आई, भैया देखो, अगर एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और नेगेटिव चार्ज बॉडी है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी और दूसरी पॉजिटिव चार्ज बॉडी रिपेल करती है, नेगेटिव चार्ज बॉडी भी रिपेल करती है, जबकि एक चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। कहने का मतलब अगर अट्रैक्शन है तो इसके पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो सकती है। अगर दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं तो उसकी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हो सकती है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एक बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज और दूसरी बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज, या एक बॉडी चार्ज है दूसरी न्यूट्रल है, वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको बात समझ आ रही है। अगर कभी आपको ये चेक करना है कि दोनों बॉडीज चार्ज हैं तो आप अट्रैक्शन से चेक नहीं कर पाओगे, क्योंकि चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी भी एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। इसलिए हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट और द वेरिफिकेशन ऑफ द चार्ज ऑफ द बॉडी। कि एक बॉडी के पास चार्ज है वो एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा, रिपल्शन से पता चलेगा, अट्रैक्शन से पता नहीं चलेगा। ये बात भी अपनी कॉपी पे लिख लो। क्या लिख लोगे बोलो बेटा, रिपल्शन इज द ट्रू टेस्ट फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी। ओके बेटा, और ट्रांसफर का ऑफ मास इंडक्शन में देखने को नहीं मिलता है। छोटे होते जो आप क्यूट सा एक्सपेरिमेंट करते थे कि आप सर में ऐसे स्केल को लिया, रब किया, ठीक है, छोटे छोटे पीसीस अट्रैक्ट हो रहे थे, तो वो दो तरह के प्रोसेस से होकर गुजरता था। वन, स्केल को आपने हेयर से रब किया तो स्केल के, जैसे मान लो ये मैं 1 मिनट के लिए स्केल है, मैंने इसको ऐसे रब किया यहाँ पे सर पे, तो यहाँ पे
क्या आ जाएगा, बोलो बेटा, नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो जाएगा। फिर छोटे छोटे से पेपर के पीसेस है, मैंने जैसे उसके पास लाया तो इंडक्शन की वजह से जो न्यूट्रल पेपर के पीसेस थे उन्होंने पॉजिटिव चार्ज की तरफ या नेगेटिव चार्ज की तरफ, ये जो इस पे नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट हुआ था उसको क्या कर दिया, उसके से अट्रैक्ट हुए, इसलिए पेपर के जो पीसेस है वो लिफ्ट करने लग जाते हैं। ये इसके पीछे रीजन होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा रीजन है। ठीक है, आई होप आपको चार्जिंग के तीनों मेथड समझ आ गए होंगे। वन इज इंडक्शन, सेकंड इज व्हाट, बाय रबिंग और फ्रिक्शन, एंड थर्ड इज व्हाट, इंडक्शन। एक ऐसा प्रोसेस बॉडीज बिहेव करती हैं चार्ज बॉडी की तरह जब विदाउट देयर फिजिकल कॉन्टेक्ट बस पास लाना होता है और इंड्यूस हो जाता है चार्ज। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बॉडी चार्ज बॉडी की तरह बिहेव करेगी। अब यहां पे कुछ क्वेश्चन, प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। चार्ज कंजर्वेशन इज ऑलवेज वैलिड, बिल्कुल सही बात है। इज ऑल्सो ट्रू फॉर मास, क्या मास हमेशा कंजर्व होता है? तो भैया आपका आंसर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एग्जिस्ट नहीं करता है। आइंस्टाइन ने भी कहा था, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम सीखेंगे भी कि जो मास होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, ये भी देखा गया है, एनर्जी भी मास में कन्वर्ट हो सकती है। तो होल मास ऑफ द यूनिवर्स इज नॉट कंजर्व्ड, मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। आप ऐसा बोल सकते हो द होल सम ऑफ मास एंड एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, लेकिन मास कंजर्वेशन ऑफ मास जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि कुछ मास जो है वो बोलो बेटा एनर्जी में भी ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो क्या है, इफ ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, एक ग्लास रॉड भाई आपने किसके साथ रब किया, सिल्क के साथ रब किया। ठीक है, इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, इसने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर दिया। बहुत सही बात है, ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क के साथ, ये ग्लास रॉड थी और ग्लास रॉड के पास आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस ग्लास रॉड के पास आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोटॉन्स आर एडेड टू इट? नहीं भाई, हमने पढ़ा कि कभी भी प्रोटॉन्स जो है वो मूव ही नहीं करते हैं। मूव कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स आर रिमूव फ्रॉम इट, अरे भाई प्रोटॉन्स का तो आना जाना है ही नहीं। ठीक है, किसके लिए, फॉर द चार्जिंग ऑफ बॉडी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू इट, भाई इलेक्ट्रॉन बॉडी को ऐड करोगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम इट, बिल्कुल सही बात है। अगर एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती है, इसका मतलब बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, यहां पे लूज किया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन नेचर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू, नेचर में इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द सिस्टम इज द होल नंबर मल्टीपल ऑफ ई। तो हाफ ऑफ द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं, जीरो चार्ज नहीं, स्क्वायर ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं। क्या टोटल चार्ज जो है वो ई स्क्वायर के बराबर होता है? अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, बिल्कुल लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है बेटा, ई। तो जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यार, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखो, अगर आपको नजर आ रहा है तो। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूं, अगर इनकेस क्लैरिटी नहीं है, मुझे लगता है क्लैरिटी होगी वैसे। 5 बॉल्स हैं आपके पास, ठीक है भाई, ए बी सी डी ई। क्वेश्चन कहता है बॉल ए रिपेल सी, ए बॉल सी को रिपेल कर रही है, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, ए बॉल सी को रिपेल कर रही है और बी को अट्रैक्ट कर रही है। बॉल डी अट्रैक्ट करती है बी को एंड हैज नो इफेक्ट ऑन ई। दूसरा स्टेटमेंट, ए नेगेटिव चार्ज रॉड अट्रैक्ट्स बोथ ए एंड बी, एक नेगेटिव चार्ज रॉड ए और ई दोनों को अट्रैक्ट करती है। ये प्यारा सा क्वेश्चन है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करें और फिर इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इन चार में से कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। पहला स्टेटमेंट, बॉल ए रिपेल सी, अगर ए सी को रिपेल कर रहा है तो इसका मतलब ए का और सी का नेचर सेम होगा। ठीक है बेटा, ए और सी का नेचर सेम है तो ए ऑप्शन, ए सी का नेचर सेम, ए सी का सेम, ए सी का सेम है। अभी तक तो ए बी सी डी सारे ऑप्शन हो सकते हैं। एंड अट्रैक्ट्स बी, ए और सी रिपेल कर रहे हैं और बी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर ए बी को अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ए सी को रिपेल कर रहा है, इसका मतलब ए और सी का चार्ज तो है ही, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, बी न्यूट्रल भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकता है। तो ये चारों ऑप्शन अभी भी सही है। देखो,
ए बी अपोजिट नेचर, ए बी अपोजिट नेचर, ए बी अपोजिट नेचर, ए बी अपोजिट नेचर, ए और सी सेम नेचर, ए सी सेम नेचर, ए और सी सेम नेचर, ए और सी सेम नेचर। अभी तक पहली अगर स्टेटमेंट देखें तो ये चारों ऑप्शन अभी तक सही है, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट पे आते हैं। बॉल डी अट्रैक्ट्स बी, डी जो है वो बी को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब डी और बी का नेचर अपोजिट होगा या इन दोनों में से एक पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। एंड हैज नो इफेक्ट ऑन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, एंड हैज नो इफेक्ट ऑन ई। बेटा डी का ई पे कोई इफेक्ट नहीं है, दो बॉडीज एक दूसरे पे ना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रही है, अप्लाई कर रही है, ना ही रिपल्शन। इसका मतलब डी और ई दोनों न्यूट्रल हैं। यहां से समझ आता है डी और ई दोनों न्यूट्रल हैं, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। अब हमारे पास ई और डी के दो ऑप्शन बच गए। अब तीसरे पे आते हैं। नेगेटिव चार्ज रॉड अट्रैक्ट करती है ए और ई दोनों को। बेटा एक नेगेटिव चार्ज रॉड लिया आपने, इस तरह से नेगेटिव चार्ज रॉड ले, सॉरी नेगेटिव चार्ज रॉड ले, तो एक नेगेटिव चार्ज रॉड लिया आपने, ठीक है, ये ए और ई दोनों को अट्रैक्ट कर रही है, तो नेगेटिव चार्ज रॉड न्यूट्रल को तो अट्रैक्ट करती है, ये बात तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ए को भी अट्रैक्ट कर रही है, इसका मतलब ए पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज रॉड ए को अट्रैक्ट कर रही है, तो यहां पे डी वाले में ए नेगेटिव है, सी वाले में ए पॉजिटिव है, इसका मतलब ऑप्शन क्या बन जाएगा बेटा आपका सी। आई होप ये इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। जो कंसेप्ट अभी हमने सीखे थे कि अट्रैक्शन कहां पे शो होती है, एक दो अपोजिट नेचर वाली बॉडीज भी अट्रैक्शन शो करेंगी और एक न्यूट्रल और चार्ज बॉडी भी अट्रैक्शन शो करेगी। उसी नॉलेज के बेस पे ये प्यारा सा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब बेटा एक सबसे इस लेक्चर का, वैसे इस पार्ट में मैंने सोचा था दो चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन हम पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें हम कूलम्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कूलम्स लॉ का प्रॉपरली बढ़िया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे, जैसे आज की क्लास में हमने डिस्कस किया था। फिलहाल मैं आज आपको इलेक्ट्रोस्कोप समझा देता हूं। इलेक्ट्रोस्कोप इस तरह का एक डिवाइस, ये जो टॉप की इस तरह से है, इसको बोलते हैं हम मेटल नॉब। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? दिस इज मेटल नॉब, ठीक है। ये मेटल की रॉड है, ये जो नीचे है ना ये लीव्स है, ठीक है। जैसे ही इस लीव पे कोई ना कोई, इन दोनों लीव्स पे कुछ ना कुछ चार्ज आता है, यहां पे मान लो पॉजिटिव चार्ज आया, तो इन लीव्स के बीच का जो एंगल है ये बढ़ने लग जाता है। इन लीव्स के बीच का एंगल क्या होने लग जाता है? चेंज होने लग जाता है, और इसको एक आइसोलेटेड चैम्बर में रखा जाता है। एक और मैंने इलेक्ट्रोस्कोप की डायग्राम बनाई है, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रोस्कोप है, ये ऊपर एक मेटल रॉड आ गई, इसमें जो बीच वाला पोर्शन है इसको बोलेंगे मेटल रॉड, ये आपकी मेटल रॉड आ गई, ठीक है, बात समझ रहे हो, मेटल रॉड आ गई, और यहाँ पे इनको बोलते हैं अब लीव्स, ठीक है। जैसे मान लो आपने यहाँ पे अगर इसको पॉजिटिव चार्ज दिया तो इस पूरी मेटल रॉड के ऊपर जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इन लीव्स के ऊपर भी क्या जाएगा बोलो बेटा? पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो लीव्स है ये आपस में क्या करने लगेंगे बोलो बेटा? दोनों लीव्स यहाँ पे डाइवर्ज करने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? और मान लो पहले इन पे कुछ चार्ज था और इनके ऊपर आने वाला चार्ज कम होने लगा, तो ये लीव्स कन्वर्ज करने लगेंगे। तो इलेक्ट्रोस्कोप कुछ ऐसा डिवाइस है जो ये डिटेक्ट करता है कि चार्ज या तो ज्यादा बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। इस डायग्राम को सिंपल भाषा में हम कुछ ऐसे बना लेते हैं। इस डायग्राम को कैसे बना लेंगे? इलेक्ट्रोस्कोप की डायग्राम को एक मेटल नॉब दिखाएंगे, ये मेटल रॉड आ गई, नीचे क्या आगे बोलो बेटा? लीव्स आगे, इसको हमने एक आइसोलेटेड चैम्बर में रख लिया। बस सिंपल सी बात है। अगर किसी रीजन की वजह से इन लीव्स के ऊपर आने वाला चार्ज बोलो बेटा क्या होगा? ये ऐसे कुछ चार्ज है इसके ऊपर, अगर इन लीव्स पे आने वाला चार्ज, अगर लीव्स पे आने वाला चार्ज बढ़ेगा तो ये जो लीव्स हैं ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे से दूर जाएंगे। चार्ज बढ़ेगा तो डाइवर्जेंस शो करेंगे। क्या करेंगे? ये दोनों एक दूसरे को डाइवर्ज होंगे एक दूसरे से। और अगर इन लीव्स के ऊपर चार्ज किसी भी, चाहे कोई भी चार्ज, दोनों लीव्स पे पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव आएगा, अगर किसी भी रीजन की वजह से चार्ज डिक्रीज होता है तो ये जो लीव्स हैं ये क्या होंगे बोलो बेटा? यहाँ पे कन्वर्ज। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्कोप पे क्वेश्चन पूछा गया जा सकता है, इसको हम समझते हैं। तो समझ में आ गया बेटा इलेक्ट्रोस्कोप में की क्या क्या कहानी है। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है कौन सा बेटा? ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज मेटल नॉब, दिस इज मेटल नॉब। ये क्या आ गई बोलो बेटा? मेटल रॉड, दिस इज मेटल रॉड। और ये क्या आ गया बोलो बेटा? इलेक्ट्रोस्कोप को गोल्ड फॉइल इलेक्ट्रोस्कोप भी कहा जाता है और एल्यूमिनियम फॉइल भी कहा जाता है, डिपेंड किया करते हैं ये जो लीव्स या फॉइल्स हैं ये कौन सी हैं। ठीक है, ये फॉइल्स बोल लो या फिर क्या आ जाएगा बोलो बेटा? लीव्स। ठीक है, अब देखो इस पे क्वेश्चन
क्या बन सकता है। सबसे पहला केस समझना, आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रोस्कोप लिया और ये शुरू में न्यूट्रल था। क्या सा था बेटा, न्यूट्रल। पहले केस में हमने क्या किया, इलेक्ट्रोस्कोप के साथ एक पॉजिटिव चार्ज रॉड को आप इस इलेक्ट्रोस्कोप के कांटेक्ट में लेकर, ठीक है, जैसे आप इलेक्ट्रोस्कोप के कांटेक्ट में इस पॉजिटिव चार्ज रॉड को लेकर आओगे तो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर क्या होगा, ट्रांसफर होगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि बताओ ये लीव्स क्या होंगे, कन्वर्ज होंगे ये लीव्स या फिर डाइवर्ज होंगे। आप तुरंत बोलोगे सर शुरू में ये लीव्स न्यूट्रल थे, इनके ऊपर, इन लीव्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, फिर इन लीव्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो लीव्स यहाँ पे क्या करेंगे, बोलो बेटा डाइवर्ज करेंगे। क्या करेंगे, बोलो बेटा लीव्स, यहाँ पे दो लीव्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, लीव्स का शो करेंगे डाइवर्जेंस। सेकंड चीज मैं आपसे ये पूछता हूं, अब बताओ अब क्या होगा कि मान लो ये वही न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप है और अब मैं एक पॉजिटिव चार्ज रॉड को इसके कांटेक्ट पे नहीं लाता हूं, बस इसके ऐसे पास पास रख लेता हूं, ठीक है, ऐसे पॉजिटिव पास पास रख लेता हूं। आप बताओ ये जो लीव्स हैं ये डाइवर्ज करेंगे या कन्वर्ज करेंगे। आप बोलोगे देखो सर पॉजिटिव चार्ज रॉड को आपने इस मेटल नोब के पास लाया, जिसकी वजह से इंडक्शन का फिनोमेना देखने को मिलेगा, मतलब यहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और जैसे आप दूर जाओगे तो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से इन लीव्स पे पहले कोई भी चार्ज नहीं था, अब इन लीव्स पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब दो लीव्स इस तरह से हैं, इन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, ये दोनों लीव्स पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये एक दूसरे को क्या करेंगे, बोलो बेटा, यहां पे रिपल्शन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, बोलो बेटा, रिपल्शन देखने को मिलेगा। सिंपल सा फंडा ये है, अगर लीव्स के ऊपर किसी भी रीजन की वजह से चार्ज आता है या जो भी चार्ज है सेम नेचर का चार्ज इंक्रीज होता है तो लीव्स डाइवर्ज करेंगे। अगर लीव्स के ऊपर कोई चार्ज है, उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता है तो लीव्स कन्वर्ज करेंगे। हाँ, कन्वर्ज होते होते लीव्स के ऊपर चार्ज जीरो हो जाता है तो न्यूट्रल हो गया। अब उस लीव्स पे किसी और नेचर का चार्ज आने लग गया तो लीव्स पे फिर से चार्ज आने लगा। ऐसे समझो दो पत्तियां बहुत लाइट लाइट सी, चार्ज आने लगा, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। मेरे हाथ समझ लो मतलब लीव्स है, ठीक। एक और एग्जांपल इस पे करते हैं, आई होप आपको इसमें और ज्यादा क्लैरिटी से बात समझ में। जैसे मान लो मैंने क्या किया, ये सेकंड केस लिया है, हमारे पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रोस्कोप है जिसके ऊपर शुरू में ही नेगेटिव चार्ज था, ठीक। फर्स्ट केस आपने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज रॉड को, सॉरी नेगेटिव चार्ज रॉड लिख लेते, एक नेगेटिव चार्ज रॉड को इस मेटालिक स्फीयर के पास लेकर, इस नेगेटिव चार्ज रॉड को आपने क्या किया, बोलो बेटा, ये इलेक्ट्रोस्कोप है, इसका वन का मतलब हो गया कि पहले ये कंडीशन थी इलेक्ट्रोस्कोप की, अब मैंने नेगेटिव चार्ज रॉड को इस इलेक्ट्रोस्कोप के पास लाया तो नेगेटिव चार्ज को क्या करता है बेटा, रिपेल करता है, जिसकी वजह से यहां पे कुछ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, लेकिन आप जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, बोलो बेटा, यहां पे नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा। तो बताओ व्हाट विल हैपन टू द लीव्स, पहले इन लीव्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज था और अब जैसे नेगेटिव चार्ज रॉड को मैंने इधर पास लाया तो इन लीव्स पे नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ गई, जिसकी वजह से लीव्स के बीच में क्या देखने को मिलेगा, बोलो बेटा, दैट इज डाइवर्जेंस। बात समझ आई। तो दो लीव्स क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। सेकंड केस बी पार्ट बेटा, हमने बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना देखा यहां पे। अब हमने क्या किया, ये इलेक्ट्रोस्कोप लिया और इस इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर हम अल्ट्रावायलेट रेज को फॉलो करवा रहे हैं। कौन सी रेज को फॉलो करवा रहे हैं, यूवी रेज को फॉलो करवा रहे हैं। यूवी रेज से यहां से मतलब है कि इतनी फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस हैं कि जो इस मेटल नोब से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा देंगी। क्या करवा देंगी बेटा, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा यहां पे, ये कंडीशन है। और आपने इस इलेक्ट्रोस्कोप को जाहिर सी बात है आइसोलेटेड चैम्बर में तो रखा है।
तो अगर मैं एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को एक आइसोलेटेड चैम्बर में रख के उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेस फॉल करवाता हूं, और मैं अभी बता दूं, वैसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सीखेंगे कि जब भी किसी मेटल के ऊपर रेडिएशन फॉल करती है और रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो उस सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव होंगे। बात समझ आ रही है? तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। तो ये कंसेप्ट है, आप इतना समझ लो कि अल्ट्रावायलेट रेस फॉल करवाने का मतलब है इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। अब मुझे बस ये बताओ कि लीव्स के साथ क्या होगा। शुरू में इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिवली चार्ज था, इसके ऊपर हमने रेडिएशन फॉल करवाई, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, बताओ व्हाट विल हैपन टू द लीव्स। आप बोलोगे सर शुरू में ये इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिवली चार्ज है, आप अल्ट्रावायलेट रेस फॉल करवा रहे हो, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोस्कोप पे कम होने लगेगा। अगर लीव्स के ऊपर आने वाला नेगेटिव चार्ज कम होने लगेगा तो लीव्स क्या करने लगेंगे, कन्वर्ज करने लगेंगे। लेकिन अगर ये रेडिएशन बहुत देर तक चलती रही, पहले तो इस इलेक्ट्रोस्कोप पे आने वाला सारा नेगेटिव चार्ज जीरो होगा, सारा चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन और इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो अब इस इलेक्ट्रोस्कोप पे पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। अब इलेक्ट्रोस्कोप पे पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा तो इन लीव्स के ऊपर भी धीरे धीरे इस तरह से पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। तो व्हाट विल हैपन टू द लीव्स, बोलो बेटा, फर्स्ट कन्वर्ज। लीव्स क्या होंगे, बोलो बेटा, फर्स्ट कन्वर्ज एंड देन, फिर उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, बोलो बेटा, फर्स्ट कन्वर्ज एंड देन डाइवर्ज। दिस विल हैपन टू व्हाट, लीव्स इन दिस केस। वहीं पे अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता कि पहले ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्कोप है, क्या है बेटा बोलो, ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है अपना, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये पहले से ही इलेक्ट्रोस्कोप क्या है बेटा बोलो, इस तरह से पॉजिटिवली चार्ज है हमारा इलेक्ट्रोस्कोप। और अब आप क्या कर रहे हो, इस इलेक्ट्रोस्कोप पे फॉल करवा रहे हो, क्या, ये इलेक्ट्रोस्कोप है और इस इलेक्ट्रोस्कोप पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फॉल करवा रहे हैं। कौन सी रेडिएशन फॉल करवा रहे हैं बेटा, यहां पे हम अल्ट्रावायलेट रेज जो है हम इस मेटालिक स्फीयर पे क्या करवा रहे हैं, फॉल करवा रहे हैं। तो अब क्या होगा बेटा, पहले ही इन लीव्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, अल्ट्रावायलेट रेज फॉल करवाई तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन और बढ़ेगी, पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो आप बोलोगे लीव्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो लीव्स विल क्या होंगे, बोलो बेटा, इस केस में लीव्स क्या होंगे, डाइवर्ज होंगे, सिर्फ डाइवर्ज होंगे। जैसे जैसे रेडिएशन चलती रहेगी इलेक्ट्रॉन रिलीज होते रहेंगे, इलेक्ट्रोस्कोप पे आने वाला पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी, लीव्स पे भी आने वाली पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती रहेगी, और जो हम बोलेंगे जो लीव्स होंगे वो फर्दर क्या होंगे, डाइवर्ज होंगे। इस पे इलेक्ट्रोस्कोप पे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। इलेक्ट्रोस्कोप सिंपली क्या करता है, चार्ज डिटेक्ट करता है कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है। लीव्स पे चार्ज इंक्रीज होगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, लीव्स डाइवर्ज होंगे। लीव्स पे चार्ज की कंसंट्रेशन कम होगी तो जो लीव्स हैं, सॉरी, लीव्स पे चार्ज की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो डाइवर्ज होंगे, लीव्स पे चार्ज की कंसंट्रेशन कम होगी तो कन्वर्जेंस देखने को मिलेगा, लीव्स जो है एक दूसरे को के पास आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम अपने पार्ट 2 के इसी टॉपिक के पार्ट 2 के लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि कूलम्स लॉ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है। हमें ये तो पता चल गया कि दो चार्ज एक दूसरे को पे फोर्स लगाते हैं, ठीक है। अब ये कितने मैग्नीट्यूड की फोर्स लगती है, नेचर क्या है, मीडियम चेंज कर लेंगे तो फोर्स कैसे चेंज होगी, कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में अगर क्वेश्चन बनेगा तो कैसा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। डिस्टेंस कम कर दें, मैग्नीट्यूड को चेंज कर लें तो फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हम केस थ्योरी भी और इंटरेस्टिंग केसेस भी और क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के सीयूटी के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, नीट के क्वेश्चन, जेईडब्ल्यू मेंस के क्वेश्चन, कि किस नेचर के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। एक एक चीज आपके साथ डिस्कस होगी, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स आपको टफ लगते हैं, कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। हम ऑनलाइन मोड पे भी बहुत बढ़िया प्रिपरेशन कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और चैनल को वो जो कहते हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अगर आपको लगता है कि ये हेल्पफुल है और आपके फ्रेंड्स के लिए भी हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।